दोस्तों, महाराष्ट्र में एक इलाका आता है जिसका नाम कोकण। दोस्तों, ये जो कोकण इलाका है यह है बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के माउंटेन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के जो नेचर है आपको देखने को मिलता है बहुत खूबसूरत। यहाँ पे झरने हैं, वाटरफॉल है, वह इतने खूबसूरत है। लेकिन यहाँ के जो हॉरर स्टोरीज है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा ऐसी खौफनाक कहानी जो कि इस कोकण इलाके में है। दोस्तों, हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि राजस्थान में भानगढ़ किला, कुलधरा, ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन महाराष्ट्र के कोकण इलाके जैसी खौफनाक कहानियाँ आपने सीरियसली नहीं सुनी होगी। यहाँ पे ना सिर्फ भूत प्रेत की कहानियाँ आती है, पंचतंत्र की कहानियाँ आती है, ये सारी कहानियां नहीं होती, एकदम रियल लाइफ कहानियां होती है यहाँ पे। लेकिन जो काले जादू की कहानी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खौफनाक होती है। और दोस्तों ऐसे ही एक कहानी है भूत प्रेत की जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड दोस्तों, मुझे लगता है कि ये पूरे कोकण इलाके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरी रियलिटी। यह कहानी एक गांव के बारे में है जहां पे शहर से एक लड़की आई थी। उसके साथ यहाँ पे ऐसे दर्दनाक खौफनाक हादसे हुए कि वो दोबारा इस गांव में मुड़कर भी कभी नहीं देखी। क्या हुआ था उसके साथ, ये सब आपको पता चलेगा आगे। बताया जाता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है जो कि इतनी ज़्यादा गुस्से में, इतनी ज़्यादा आग बबूली है कि वो किसी की भी जान लेने के लिए एक पैर पर खड़ी है। क्या हुआ था उसके साथ, यह गुस्सा किस बात का है, वो सब पता चलेगा आपको आगे इस वीडियो में। लेकिन कहानी शुरू करने से ये कहानी शुरू होती है अर्पिता की, जो कि कोकण के एक गांव में रहा करती थी। 20 साल पहले उसके शिफ्ट होने के अभी फिलहाल के लिए वो शहर में रहा करी है, क्योंकि 20 साल पहले उसके दादी ने उसको भेज दिया था शहर में पढ़ाई करने के लिए। एंड गाइस, जब भी वो अपने गांव में रहती थी तो उसकी दीदी ही उसकी देखभाल किया करती थी, क्योंकि बहुत बचपन में उसके माँ बाप ऑफ हो गए थे दोस्तों, नो मोर। तो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी दीदी के ऊपर आ गई थी। लेकिन उनको अभी ऐसा लग रहा था कि गांव में एक इंसान कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, तो उसे शहर भेज दिया था। लेकिन अभी 20 साल बाद जाके ये लड़की जो अपने गांव वापस लौटी थी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब वो फाइनली गांव में आ चुकी थी। गांव में आने के बाद वो अपने दीदी को मिली एंड उसने बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि उस लड़की को वहाँ के गांव वाले जानते थे। लेकिन वो लड़की किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर उसकी दीदी ने कहा, तू जब यहाँ से निकली थी तो तू बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए शायद तुझे याद नहीं होगा, लेकिन इन्हें तू बखूबी याद है। एंड उसी भीड़ के बीच में एक बहुत अलग सा ही चेहरा था एक आदमी का, जो बहुत ही तेज मुस्कुरा रहा था अर्पिता को देखकर। ऐसा लग रहा था कि वो अर्पिता को बहुत पहले से जानता हो। अर्पिता भी उसे देख रही थी, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो उस इंसान को नहीं जानती थी। फिर वो लड़का सामने आया एंड अर्पिता के कंधे पर हाथ रखा और उसने पूछा, तुमने मुझे पहचाना? फिर अर्पिता बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी एंड उसी लड़के के चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अर्पिता जानती नहीं है, उसे अर्पिता के बारे में पता नहीं है। अर्पिता ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर लड़के ने बोला, अरे यार, मैं अभिषेक हूँ, तुम्हारा अभिषेक। अभी हम लोग बचपन में कितना ज्यादा खेला करते थे, तू मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? तुझे मेरा चेहरा तो याद होना चाहिए। फिर उसी वक्त अर्पिता की दीदी ने उसे घर के अंदर बुला लिया और वो अर्पिता घर के अंदर चली गई। एंड देख सकती थी कि वो अपने आप में कुछ बातें कर रहा है। अर्पिता ने देखा और अर्पिता को बहुत अजीब सा लगा कि यह अपने आप में क्या बातें कर रहा है। फिर अभी कुछ समय बीत चुका था एंड अर्पिता भी आराम से फ्रेश हो गई थी, उसने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे अभी। लेकिन फिर वो शहर में रहने वाली लड़की थी एंड उसे सिगरेट पीने की आदत थी।
फिर उसने बोला कि घर में रहकर तो मैं सिगरेट नहीं पी सकती, मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि घर के सामने वही लड़का बैठा हुआ था। अर्पिता भी उस लड़के को देखकर उसके नजदीक चली गई एंड उसने अभिषेक को बताया कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि शायद अर्पिता को उससे फायदा निकलवाना था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने जाते ही अभिषेक को पूछा, यहाँ पे कोई आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई आता जाता ना हो। पहले तो अभिषेक बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब फाइनली उसकी जो बचपन की दोस्त है अब उसको जानने लगी है, अब उसे लाइक करने लगी है, पहचानने लगी है, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। फिर अभिषेक ने थोड़ा सोचा, वो कहा कि हमारे गांव के पास एक ही अंधेरे वाला जंगल है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम को हो, और रात में तो बात ही मत करो। फिर उस लड़की ने कहा, चलो फिर जाते हैं हम लोग, अर्पिता ने कहा। फिर उसके बाद अभिषेक अर्पिता को लेके उस जंगल में चला गया। वहां पे जाने के बाद जैसे ही अर्पिता ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बाहर निकाली और उसे लाइटर से जलाया और पीने लगी। अभिषेक बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, एकदम गुस्से में आ गया कि अर्पिता तुम यहाँ ये करने आई हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम सिगरेट भी पीती हो। अर्पिता ने कुछ भी नहीं बोला, उसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया। उस वक्त अभिषेक को भी कुछ नहीं बोला, एकदम शांत थी वो। कुछ देर तक वहां पे दोनों खड़े रहे और अर्पिता ने अपनी सिगरेट पी ली थी, उसकी खत्म हो चुकी थी सिगरेट। फिर अभिषेक ने कहा, देखो सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है और मैं अब यहाँ रात को नहीं रुक सकता। यहाँ पर दिन में लोग आते नहीं है और रात में तो यहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमको सिगरेट पीनी है तो तुम यहाँ पी सकती हो, यहीं पर रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलकर अभिषेक वहाँ से चला गया और अर्पिता वहीं की वहीं रह गई। अर्पिता सारी सिगरेट खत्म कर चुकी थी। अब उसने बोला कि चलो यार अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सूरज ढल चुका था और रात आ गई थी। वो कहते हैं कि उस जंगल में आधी रात को कोई आता जाता नहीं है। वो जंगल से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि उसको सिगरेट की बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है सिगरेट की। उसने सोचा कि यहाँ आसपास कोई तो है जो सिगरेट पी रहा है, क्योंकि उसे सिगरेट की स्मेल क्लियर ही आ रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है जो उसको देख रहा है और स्मोक कर रहा है। उसने बोला कि मुझे पक्का यकीन है, लेकिन अभिषेक ने बोला था कि यहाँ तो रात को कोई आता नहीं है, फिर यहाँ पर रात को कौन हो सकता है। उसी को ढूंढने के लिए अर्पिता एग्जिट पॉइंट से दूर चली गई, जंगल के अंदर चली गई। उस इंसान को ढूंढते ढूंढते कि सिगरेट कौन पी रहा है, जंगल के बहुत अंदर जा चुकी थी। उसने देखा कि एक बहुत पुराना घर था जो खंडर में बदल चुका था। उस खंडर घर के पास जाकर उसने देखा, लेकिन उस घर के आसपास उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक घर के छत पर गई और वहां पर देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उस घर के छत पर वो छोटा सा बच्चा खड़ा था और वो ही स्मोक कर रहा था। अब अर्पिता बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने बोला कि ये वही पक्का बच्चा होगा। घर की छत पर उस लड़के को देखकर अर्पिता घबरा गई और उसने बोला कि बेटा हिलना मत, वरना वहां से आप गिर जाओगे, मैं आपको बचाने के लिए ऊपर आती हूँ। अर्पिता तेजी से घर के अंदर भागी और भागते हुए वो घर की छत पर पहुंची। फिर उसने देखा कि छत पे तो कोई भी नहीं है। फिर उसने नीचे नजर घुमाई तो देखा बच्चा नीचे गिरा हुआ था। वो भागते हुए नीचे आई, दौड़ते हुए उसने बच्चे को उठाया और अपनी गोदी में बैठाया। बच्चा की आंखें जैसी खुली, उसने अर्पिता की तरफ देखा और उसने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। यह सब कुछ सुनने के बाद अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर वापस से घर की उसी छत पर गई और उसने देखा कि वहां पर छोटी बच्ची खड़ी है, मतलब कि अर्पिता खड़ी है। अर्पिता छोटी में जैसे दिखा करती थी, सेम टू सेम उसी शक्ल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। अर्पिता सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है।
ये लड़की कौन है जो मेरे जैसे दिख रही है। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच ही रही थी कि अचानक उस लड़की का पैर फिसला और वो भी नीचे आके गिर गई। लड़की जैसे ही जमीन पर गिरी उसे एक झटका सा लगा। वो कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में चली गई। फिर उसको याद आने लगा कि जब वो छोटी थी तो उसी छत से वो नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसके सर पर चोट आई थी। इसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। वो किसी की शक्ल नहीं पहचान पा रही थी। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था उसको सब याद आ गया था। अब इतने सालों के बाद उसको सब कुछ याद आने के बाद फिर उसकी नजर थोड़ी साइड में गई तो सामने से कोई इंसान चलते हुए आ रहा था और ये और कोई नहीं अभिषेक था। अभिषेक चलते चलते उसके नजदीक आ रहा था। अर्पिता को अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तो इंसान मेरे पास आ रहा है मेरी हेल्प के लिए। अर्पिता उसे देखे जा रही थी, लेकिन अचानक सा उसको ऐसा फील हुआ कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो बच्चा उसकी गोद में था वो अब नहीं है। उसने नीचे देखा तो वो बच्चा गायब हो चुका था। फिर उसके बाद जो अभी चलता हुआ आ रहा था उसने बोला, ये जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो बच्चा जो यहाँ पर फिसल कर मर गया था। ये सब सुन के अर्पिता को होश ही नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर अभिषेक ने एक और बात कही कि इस जंगल में क्यों कोई नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस जंगल में मैं रहता हूँ, ये मेरा जंगल है। इस जंगल में मेरी आत्मा भटकती है। हर कोई गांव का सदस्य ये बात जानता है। इसके लिए मैंने किसी को भी सुबह यहाँ पे आने नहीं देता, दोपहर में आने नहीं देता, और रात की तो बात भूल ही जाओ। ये मेरा इलाका है एंड यहाँ पे कोई भी नहीं आता तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन तुम नहीं आती थी, उसका दुख होता था मुझे बहुत। अभिषेक को इतना गुस्से में देखकर अर्पिता भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर अभिषेक ने बोला, लेकिन आज 20 साल के बाद जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, आज वो मेरे सामने खड़ी है। अर्पिता अभी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसके हाथ पांव फूल रहे थे और वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। बार बार अब उसने अभिषेक से माफी मांगना शुरू किया। एकदम गिड़गिड़ाई और अभिषेक के सामने बोला कि प्लीज अभिषेक, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो एक छोटी सी बच्ची थी, तुम्हें तो पता ही होगा। लेकिन वो अभिषेक अब वो नहीं था जो उसे कुछ समय पहले मिला था। अब अभिषेक बिल्कुल ही अलग था और बिल्कुल ही बदल चुका था। अभिषेक का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। अभी अर्पिता भी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। अर्पिता जैसे तैसे करके जंगल से भागना शुरू करी। वो इधर भाग रही थी, उधर भाग रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल का एग्जिट कहाँ पर है, लेकिन जैसे तैसे करके वो जंगल से बाहर निकल गई। फिर वो दौड़ते दौड़ते अपने दीदी के घर जाकर पहुंच गई और उसने हाँफते हाँफते उसने दीदी को सारी बात बताई कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ। लेकिन फिर भी उसकी दीदी ने कुछ नहीं बोला। उसकी दीदी एकदम शांत थी। अर्पिता को यह बहुत अजीब सा लगा। फिर अर्पिता ने बोला कि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, मैंने आपको इतना सब कुछ बताया और आप कुछ भी नहीं बोल रही हो, बिल्कुल शांत हो। क्यों दीदी, क्यों? फिर उसकी दीदी ने एक कहानी सुनाई कि जब तू काफी देर तक नहीं मिल रही थी तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गई थी। मैंने देखा था कि अभिषेक और तू नीचे पड़े हुए थे, दोनों के सिर से खून निकल रहा था। फिर मैं चाहती तो दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ तुझे चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने दोनों को बचा लेती हूँ तो ये सारा इल्जाम तेरे ही ऊपर आता सारा इल्जाम। इसलिए मैंने तुझे जल्दी से उठाया और वहाँ से लेके चली गई अस्पताल। वहाँ जाके तुझे दाखिल कराया और जब तू थोड़ी सी ठीक होने लगी तो उसी रात को मैं वापस इस जंगल में आई और यहाँ आने के बाद जो अभिषेक था एक मरी हालत में था, मैंने यहीं उसे दफना दिया था उसी जंगलों में। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव में थोड़ी सी हलचल है। अभी अभिषेक को लेकर और अभिषेक को ढूंढा भी जा रहा था। हर जगह पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इल्जाम वाकई तेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक की मौत के जिम्मेदार हम दोनों ही हैं।
तो मैंने जल्दी से जल्दी कुछ होने से पहले तुझे गांव से बाहर शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि तू सेफ रहे। और मैं तुझे हमेशा शहर में आके देखती थी, इसलिए मैंने तुझे 20 साल तक गांव में आने नहीं दिया। लेकिन जब तू 20 साल के बाद इस गांव में आई तो तेरे चेहरे के रंग को देख के मैं समझ चुकी थी कि तू भी अभिषेक को देख चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे नहीं दिखता, मुझे भी दिखता है। अभिषेक को हम दोनों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। हर रात को वो आता है, मेरे करीब आता है और मुझे खौफ से भर देता है। हर रात को मेरा दिल दहल उठता है, हर रात को मैं डरती हूँ, मैं सोने से पहले घबराती हूँ। लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर उसके बाद अर्पिता को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो इतनी ज्यादा खौफनाक चीजें के बारे में वो भूल चुकी है, अब उसे सब कुछ याद आ गया है। लेकिन फिर भी उसे अपने कैरियर की चिंता कुछ ज्यादा हो रही थी। इतना लालच था उसे अपने कैरियर को लेके कि उसी वक्त उसने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो किसी को बिना बताए गांव से निकल पड़ी। अपनी गाड़ी में बैठकर वो गांव से निकल रही थी। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां सब लोग खड़े थे, लेकिन उसके साथ, सब लोगों के साथ वो अभिषेक भी खड़ा था और अपना हाथ हिला रहा था। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी मौतें होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्शन की वजह से होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी और आगे वाली गाड़ी की मौत हो गई, लेकिन उसका दोषी कोई नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी होना एक नेचुरल सी बात है, कुदरत की बात है। इसका दोष किसी को नहीं लगता, लेकिन कोई जानबूझ के दूसरे को मारे या खून कर दे, इसका इल्जाम उसी के ऊपर आता है। और जिसकी अचानक मौत होती है, असामान्य रूप से मौत होती है, असमय मौत होती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है उससे बदला लेने के लिए। इसलिए दोस्तों, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।